गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को यूपीएससी प्री जो 2022 हुआ है उसमें इकोनॉमी का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं और कुछ ट्रेंड का भी एनालिसिस करेंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना लेट किए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल राजू सिंह IAS PCS कोर्स है, उसमें अभी इसको मैं डाल दूंगा जो है इसका PDF। और ये चैनल है हमारा राजू सिंह IAS, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ये सृष्टि एजुकेशन जो हमारी ऑफलाइन के क्लासेस हैं, 535 फर्स्ट फ्लोर मुखर्जी नगर दिल्ली, और ये नंबर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। यहां पर 4 संगठनों का नाम दिया हुआ है: एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वित्त पहल और विश्व बैंक। ठीक है, आप जानिए कि इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये त्वरित वित्तीय प्रपत्र के अंतर्गत IMF जो है मेंबर कंट्री को लोन देती है। यदि उनको BOP में क्राइसिस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में समस्या होती है, तो इसके लिए वह लोन देती है। ठीक है, लेकिन जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है इसमें थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन है कि जो गरीब देश है उनको इस पे फोकस किया जाता है। तो दोनों के अंतर्गत BOP क्राइसिस, अब सवाल उठता है मन में कि BOP क्राइसिस क्या है सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट क्या है। यदि कोई देश का, सपोज करिए कि किसी देश का निर्यात इनकम इतनी नहीं है जिससे कि वह अपने आयात दायित्व को पूरा कर सके, आयात दायित्व को पूरा कर सके, ऐसी सिचुएशन आने पर ही इसको BOP क्राइसिस कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो अन्य स्रोतों से भी पूर्ति करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब ये मैनेज नहीं हो पाता है तो इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। अगर आपके मन में प्रश्न है कि आखिर किसी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम है तो IMF क्यों कर मदद करती है, क्या कारण है कि मदद करती है, तो मैं आपको बताऊं कि इसका नतीजा होगा कि यह देश क्या करेगा, अपने यहाँ आने वाले आयात को रोकना शुरू कर देगा। और जैसे ही अपने देश में आने वाली वस्तुओं का आयात रोकेगा, दूसरे देश का निर्यात सफर करने लगेगा, दूसरे देश का निर्यात सफर करने लगेगा, और कल को वह भी अपने आयात दायित्व की पूर्ति में असफल होगा। इसका नतीजा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट होगी, रोजगार में गिरावट होगा। यही वजह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस तरीके के पहल करती है कि किसी देश को अगर BOP क्राइसिस हो रही है तो उसको विदेशी मुद्रा में मदद दे करके उसको उबारा जाए, ताकि इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों या पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत रूप से न पड़े। यही वजह है कि IMF इस कैटेगरी में इस तरीके से लोन देती है। मैंने कहा कि पहला वाला सबके लिए है और दूसरा वाला गरीब देशों के लिए है, और ऋण देने का काम इसके अंतर्गत IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। अभी मैं क्विज नहीं लगा रहा हूं इस तरीके से, क्योंकि इसका उत्तर बताना मेरा ड्यूटी है, ना कि आप लोग उत्तर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीर की बात कर रहा है। नीर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति की सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति
नीर और रीढ़ के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। ये 3 टॉपिक है। थोड़ा ये प्रश्न कठिन है, जल्दी शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आपको पढ़ा रखा है नीर और रीढ़। पहले क्या होता था, नीर का मतलब है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें जो विदेशी मुद्रा के साथ विनिमय दर तय की जाती है। पहले इसमें 36 करेंसियां होती थी, लेकिन आजकल इसमें 40 करेंसियां हो रही हैं। ये वे 40 देशों की करेंसी होती है जिससे कोई देश, मान लीजिए कि उसका व्यापार पार्टनर है और उसके साथ व्यापार में विनिमय दर की पोजीशन क्या हो सकती है, इसी को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट। तो सर रीढ़ क्या है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। विनिमय दर कहने का मतलब $1 बराबर माना कि 60 रुपया। एक एग्जाम्पल बनाया मैं, हाइपोथेटिकल नंबर, आजकल $1 बराबर 76-77 रुपये चल रहे हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे एक एग्जाम्पल लिया। जहां नीर के अंदर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सीधे सीधे विदेशी मुद्रा का घरेलू मुद्रा के साथ वर्तमान क्रय विक्रय को ध्यान में रखा जाता है। जबकि रीढ़ के अंदर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, यानी मुद्रास्फीति को समायोजित करके विनिमय दर निकाली जाती है। मुद्रास्फीति को समायोजित कर विनिमय दर निकाली जाती है। कि इसका मतलब क्या बता रहे हैं सर आप? तो मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करिए कि $1 बराबर 60 रुपया है, माना कि एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए अमेरिका में 5% इन्फ्लेशन है, ये मेरा पढ़ाया हुआ है, जिनको भी पढ़ाया सभी लोग देखे होंगे, और ये भारत है, माना कि यहाँ पर 15% इन्फ्लेशन है, तो हम पहले इस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके तब विनिमय दर तय करेंगे। इसका मतलब है सर कि अमेरिका की तुलना में भारत का मुद्रास्फीति 10% ज्यादा है, और मुद्रास्फीति 10% ज्यादा का मतलब क्या होगा सर? मुद्रास्फीति होने का मतलब है कि मुद्रा का मूल्य कम होना, गिर जाना। तो इसका मतलब है कि कल से विनिमय दर 10% गिरा करके चेंज बनाई जाए तो $1 बराबर 66 रुपये। मैं अपने पढ़ाने में $1 बराबर 40 का हमेशा एग्जाम्पल लेता हूं, आज यहां 60 का ले लिया है, बस इतना ही अंतर है। $1 बराबर 60 रुपया था, अमेरिका की तुलना में भारत की मुद्रास्फीति 10% अधिक है, यानी हमारे मुद्रा के मूल्य में गिरावट होनी चाहिए, तो ये 60 की जगह 66 रुपया। जिन विद्यार्थी को थोड़ी कन्फ्यूजन हो कि सर आप कह रहे हैं गिरावट हो रही है और लिखे हैं 60 की तुलना में 66 लिखे हैं, इसको गिरना कहते हैं। डॉलर की तुलना में यह रुपया इस समय डाउन हो रहा है, इसकी वैल्यू गिर रही है। नंबर्स ऑफ रुपीज पर यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये रहा रीढ़ का मतलब। अगर मान लीजिए यहां लिख रहा है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है, नहीं, अपोजिट जा रहा है। ये वाली स्थिति से हमारे एक्सपोर्ट सुधरता, क्योंकि यहां रुपया डाउन जा रहा है। ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज हो सकती है व्यापार प्रतिस्पर्धी बनने के लिए। ऐसी सिचुएशन में हमारा निर्यात बढ़ेगा, ऐसी सिचुएशन में हमारा निर्यात बढ़ेगा। क्यों सर, कैसे बढ़ जाएगा? आप थोड़ा मुझे समझाइए। आप देखिए कि जो $1 में पहले हम 60 रुपए का सामान विदेशियों को देते थे, अब 66 रुपए का सामान विदेशियों को दिया जा सकता है। इससे हमारा निर्यात वहां विदेशों में सस्ता होगा और हम प्रतिस्पर्धी होंगे। लेकिन ठीक इसका अगर उल्टा होता है सर, तो प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकते हैं। अगर इसका उल्टा पोजीशन होगा तो हम प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकते हैं। उल्टा पोजीशन क्या होगा सर? जैसे मान लिया कि आजकल जैसे दिख रहा है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन ज़्यादा है,
अमेरिका में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, 30 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिली है। जानते हैं प्रश्न क्यों बनाया गया? ट्रेंड को देख करके। हमेशा से ट्रेंड ये रहा है कि विकसित देश की तुलना में विकासशील देशों में महंगाई ज़्यादा होती है, जबकि वर्तमान में कहानी ये चल रही है कि विकसित देश में मुद्रास्फीति ज़्यादा है और विकासशील देश में कम है। तो जब उसके यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और हमारे यहाँ कम है, तो ये स्थिति थोड़ी दूसरे ढंग की हो जाएगी। मान लीजिए 10% मैं कह रहा हूँ, सपोज करिए कि अमेरिका में 8% इन्फ्लेशन और मान लिया कि मेरे यहाँ पर 5% इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब 3% हमारी मुद्रा मजबूत होगी। तो हमारी मुद्रा मजबूत होगी तो हम निर्यात प्रतिस्पर्धी कैसे रह सकते हैं सर? जब हमारी मुद्रा मजबूत होगी तो हम निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकते। तो आपने पकड़ लिया 2 नंबर गलत है, ठीक है, 2 नंबर गलत है। और ये दोनों के बीच फासला बढ़ेगा, ठीक है, दोनों के बीच फासला बढ़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा? 1 और 3 उत्तर सही है, जबकि 2 नंबर गलत है, जो कि मैंने आपको डिफाइन किया। ऋण बढ़ने का मतलब है कि हमारी मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाएगा, और हमारी मुद्रा का वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि विदेशों में हम प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अगर हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो हमारे विदेशों में निर्यात संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऐसा आप लोग पढ़ रखे हैं, वही वाली बात है, वो ऋण के सापेक्ष बताया गया। तो जहां नीर में बिना इन्फ्लेशन को चेक किए विनिमय दर निकाली जाती है, वहीं ऋण में इन्फ्लेशन की तुलना करके विनिमय दर निकाली जाती है। तो ये डिफरेंस आप जाने रहिए। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। अब आप देखिए कि ये बैंक है और ये आरबीआई है। अगर इसके पास, बैंक के पास रखा हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको आप G6 शॉर्ट में कहते हैं, सरकारी प्रतिभूति अगर आरबीआई खरीदेगी तो इसका मतलब आरबीआई पैसे छोड़ेगी, पैसे देगी। इससे क्या होगा सर? मार्केट में कैश फ्लो बढ़ जाएगा। ये तो उल्टी बात हो गई। महंगाई है तो महंगाई के दरमियान मनी के फ्लो को ऑब्जर्व करना होता है, फ्लो को कंट्रोल करना होता है, ना कि जो है पैसे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये लाइन गलत है, ठीक है। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। नहीं, सरकारी प्रतिभूति खरीदती नहीं है, सरकारी प्रतिभूति को यहां तक कि बेचेगी। दूसरा कंडीशन यहां बना देता हूं, ये आरबीआई है, ये बैंक है। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी G6 बेचेगी और ये क्या करेंगे? अपने कैश से इसको खरीदेंगे। कैश उठ करके आरबीआई के पास चली जाएगी। इससे मार्केट में ये कैश का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। ये होता है, ना कि ये होता है। सबको क्लियर? यानी जब इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई G6 परचेज नहीं, सेल करेगी, बेचेगी, ताकि बैंकों के पास जमा कैश को अब्जॉर्ब कर सके और मार्केट में फ्लो को बढ़ने से रोका जा सके। तो ये पहली वाली गलत हो गई है, ठीक है। और देखिए, अगर मैं एक ट्रिक बताऊं, थोड़ा सा, वैसे कई बार ज्ञान भी होता है और कई बार ट्रिक से भी परीक्षा पास की जाती है। तो आप देख लीजिए कि जहां जहां एक है वो ऑप्शन गलत है। जहां जहां एक है वहां ऑप्शन गलत है। तो बचा कौन सर? ऐसे भी आप उत्तर कर सकते हैं। जिस विद्यार्थी को सारा न पता हो
वह एक से भी क्लिक करके इस तरह से, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एक वाले पर आप कंफर्म हैं, जहां जहां एक होगा इसका मतलब वो ऑप्शन सही नहीं होगा। एक तरीका ये भी होता है, लेकिन खैर नॉलेज होना चाहिए। ये ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी। यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा हो तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप में विक्रय कर सकता है। इसका मतलब क्या है सर? रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा हो, यानी $1 बराबर माना कि 60 रुपये, और अगर ये टूट रहा है, टूटते हुए 76 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है सर? रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है सर? आजकल क्या हो रहा था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था? 70 से टूटते हुए 76-77 पर पहुंच गया था, 77 रुपये भी पार कर गया था, ऑल टाइम हाई हो गया था। इसलिए कि जो विदेशी एफआईआई हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं, एफपीआई बोलिए चाहे एफआईआई बोलिए, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं हमारे शेयर बाजार में जो निवेश किए थे, वो अपने इक्विटी इत्यादि को बेच करके, शेयर्स को बेच करके वापस जा रहे थे और डॉलर की मांग कर रहे थे, डॉलर की मांग कर रहे थे। और इसके पीछे भी रीजन आप जानते हैं कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो ब्याज की दर बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर चुका है और यहां तक कि ब्याज की दर बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे वे लोग अपने शेयर्स बेच करके वापस जा रहे, डॉलर की मांग कर रहे हैं, रुपया देकर डॉलर की मांग कर रहे हैं। ऐसे में रुपये का टूटना स्वाभाविक है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप में विक्रय कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आरबीआई डॉलर छोड़ेगी ताकि इन एफपीआईओ को डॉलर मिल सके और रुपये का टूटना रुक सके, रुपये का टूटना रुक सके। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई रुपये को खरीदेगी और डॉलर रिलीज करेगी, तो क्या है? विक्रय कर सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तीसरी लाइन में क्या है? यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दर गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। इसका मतलब क्या है सर? अगर मान लीजिए फेडरल रिजर्व बैंक में इंटरेस्ट रेट कम हो तो वहां से बहुत बड़े पैमाने पर डॉलर लेकर के या यूरोप से विदेशी मुद्रा यूरो लेकर के हमारे देश में निवेश करने को आते और रुपए की मांग करते, और रुपए की मांग करते। ऐसे सिचुएशन में रुपया बहुत मजबूत भी हो सकता था और मजबूत होने का मतलब हमारा निर्यात प्रभावित होता। ऐसी स्थिति में आरबीआई डॉलर को खरीद लेती है और रुपया रिलीज करती है ताकि रुपये पर जो दबाव है उसको कम किया जा सके, रुपये पर जो दबाव है उसको कम किया जा सके। सब पढ़ाया हुआ मेरा, अगर किसी को भी मेरे विद्यार्थी को याद आ रहा हो कि क्या ये सब बातें, ये सेंटेंस हूबहू मैंने पहले भी बोली है कि नहीं बोली है, तो रुपये की मांग ज़्यादा होगी, रुपया चढ़ेगा, मजबूत होगा। क्या मतलब सर? $1 बराबर माना कि 40 है तो ये बढ़ करके 36 हो जाएगा, इससे हमारा निर्यात सफर करेगा। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई डॉलर खरीद करके रुपया रिलीज करती है ताकि रुपया ज़्यादा मजबूत ना हो और एक्सपोर्ट पर विपरीत असर न पड़े। तो ये भी सही है सर। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दर कम होगी तो हमारे देश में मनी का फ्लो बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा का। इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है, बिल्कुल डॉलर खरीद सकती है, ठीक है। तो इस वाले में बेच सकती है, इसमें खरीद सकती है। उत्तर क्या होगा? 2 और 3।
दोनों और 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। उत्तर क्या है? केवल 2 और 3, 2 नंबर और 3 नंबर सही है, 1 नंबर गलत है। यह बहुत ही सरल प्रश्न था, ये पढ़ा हुआ था आप लोगों का, कोई ज़्यादा जटिल नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जानिए कि यह जो G20 है और उसके साथ पेरिस क्लब है द्वारा समर्थित पहल है, बिल्कुल सही। जो G7 था और पेरिस क्लब था, इसी के समर्थन से यह G20 कॉमन फ्रेमवर्क बनाई गई थी। यह अधारणीय ऋण वाले अनसस्टेनेबल अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। कहने का मतलब कि जो गरीब देश हैं, लो इनकम कंट्री हैं, उनको जो ऋण दिए जाते हैं वो हो सकता है कि परेशानी में हो, वापस आए ना आए, ऐसे देशों को ये जो है कि सहायता देने का काम करती है। ये दोनों ऑप्शन सही है। ये एक सूचनात्मक प्रश्न है, ये कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है। जिसने पढ़ रखी होगी, सुन रखी होगी, उसको आएगा, जो नहीं पढ़ रखे सुन रखे उनको नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कई तरीके के होते हैं। एक होता है कि कॉन्सेप्ट बेसिस, एक होता है कि इंफॉर्मेशन बेसिस, और एक होता है केवल फैक्ट। ठीक है, अभी फैक्ट वाले भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, इसके अंदर पूछे गए हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं थी, ये केवल इंफॉर्मेशन का विषय है। अब देखिए, इसमें थोड़ी समझ की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड के क्या लाभ हैं? ठीक है, यह प्रश्न आपको बता दें कि 2013 में भी यूपीएससी ने पूछा था। हूबहू इसी तरह नहीं पूछा था, लेकिन इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे गए थे 2013 में। तब भी हम परीक्षा होने से पहले पढ़ाए थे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुआ था और फिर वह 20 मई 2013 को परीक्षा जो हुई उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, और हम आपको हमेशा से यह टॉपिक पढ़ाते रहे हैं। सोचिएगा, सुन लीजिए, पहले मैं उत्तर करूंगा कि क्या पढ़ाते रहे हैं, क्या है टॉपिक। इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड या इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, और इन्हें बॉन्ड जारी करके ऋण प्राप्त करनी है। तो ये बॉन्ड जारी कर रहे हैं, और हम और आप हैं जो कि इसमें निवेश करना चाहते हैं। तो हमने इनको 100 रुपये दिए और ये बॉन्ड पेपर हमने रिसीव किया। ठीक, इसमें कहा गया है कि 6% आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 6% रिटर्न मिलेगा, मान लीजिए। इस पे ना जाइएगा कि फ्लक्चुएशन होता है और ये वो, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पता चला कि साल बीतने पर हमको 106 रुपये वापस किए गए। लेकिन सिचुएशन ये है सर, इस एक साल के अंदर 8% इन्फ्लेशन रेट था, और इन्फ्लेशन रेट 8% का मतलब हुआ सर कि जो मेरे 100 रुपया था उसकी वैल्यू गिर करके 8% गिर करके हमारा 100 रुपया बन गया 92, और 6 रुपये हमको इंटरेस्ट या रिटर्न के रूप में जो मिला है, तो मैं जोड़ लिया इसको। अब हमारे हाथ में कितना है? 98 रुपये। मैंने एक साल पहले 100 रुपये लगाए थे, और एक साल बाद मुझे वैल्यू क्या मिल रही है सर? 98। क्या आप ऐसा बिजनेस करेंगे जहां आपका पैसा एक साल में कम होके मिलता हो? यही वजह था कि उस समय लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट के बॉन्ड में निवेश करने के बजाय विदेशों से
गोल्ड आयात करने में, गोल्ड में निवेश करना पसंद करने लगे। जब आप गोल्ड में निवेश करेंगे, इसका मतलब है कि देश में गोल्ड की मांग बढ़ रही है और विदेशों से गोल्ड का आयात बढ़ेगा। एक तरफ सरकार को ऋण नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ विदेशों से गोल्ड का आयात बढ़ रहा है। इससे हमारे चालू खाते का घाटा, व्यापार खाते का घाटा, चालू खाते का घाटा, बीओपी क्राइसिस, तमाम सिचुएशन उत्पन्न हो रहे थे। अंततः सरकार ने उस समय यह निर्णय लिया कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड या इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड लाया जाए। मतलब क्या सर? अब इसका मतलब बताइए। ये तो प्रॉब्लम बता दिया, अब समाधान सुनिए। अब इसका मतलब है कि जो भी आपको रिटर्न दिया जाएगा वह मुद्रास्फीति के दर के अनुसार दिया जाएगा। माना कि इन्फ्लेशन की रेट है 8%, मैं ऐसे एक नंबर्स दिया, तो आपको अगर ब्याज दिया जाए इससे थोड़ा ज़्यादा 1.5%, यानी 9.5% दिया जाए तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो 8% इन्फ्लेशन हुआ वो तो इसको बैलेंस कर देगा। 1.5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इससे आपके पैसे टूटेंगे नहीं। यानी आपको जो बॉन्ड पर रिटर्न देने की बात हो रही है वह इन्फ्लेशन के रेट के अकॉर्डिंग होगा, इन्फ्लेशन के रेट से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, यही इसका टॉपिक था। ये तो आप पढ़ लिए। अब प्रश्न कैसे हल होगा सर? पहली लाइन में कह रहा है सरकार आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। एक कूपन दर को कम कर सकती मतलब क्या? कूपन दर क्या होता है सर? कूपन दर होता है जो इस पर इंटरेस्ट समझिए, रिटर्न समझिए, जो दी जाती है उसी को कूपन रेट कहते हैं। कम कर सकती है कैसे? अगर इन्फ्लेशन कम होगा, मान लीजिए इन्फ्लेशन 4% हो जाए सर, तो अब सरकार को कितना देना पड़ेगा? कूपन रेट कम हुआ कि नहीं? अगर इन्फ्लेशन की रेट कम हो जाती है तो सरकार को अपने बॉन्ड पर कूपन रेट कम देने का भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। तो यही एक पहली लाइन है, सही है। चलिए, आईआईबीएस निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। निवेशक कौन है सर? मैं हूं जो पैसे लगा रहा हूं, और मुझे कहा गया कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। अब मैं चिंतित नहीं हूं कि अगर हो सकता है कल को जिस तरह से इन्फ्लेशन आजकल बढ़ रहा है 15% हो जाए, तो मुझे इस बॉन्ड पे रिटर्न 15% से ज्यादा मिलेगा, यानी हमारा पैसा नहीं टूटेगा। इसको हमें सुरक्षा मिल गई है, सुनिश्चितता मिल गई है। तो कहने का मतलब है निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जैसा इन्फ्लेशन रेट होगा वैसा कूपन रेट होगा, यानी इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, पैसा टूटेगा नहीं हमारा। ठीक है। ये तीसरी बात क्या लिखा है? आईआईबीएस पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। कर योग्य नहीं होते, ये लाइन गलत है। आप जो कमाएंगे उस पर टैक्स लगेगा। आपको जो भी इसके ऊपर से रिटर्न मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। आपकी ब्याज इनकम पर अदर सोर्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर जो इंटरेस्ट के रूप में आपने कमाया वो टैक्सेबल है सर, वो टैक्स से छूट नहीं है, इस पर टैक्स देनी पड़ती है। तो ये वाली लाइन गलत है कि कर योग्य नहीं होते। नहीं, यहां पर केवल आपको इन्फ्लेशन से सुरक्षा दी गई है, ना कि टैक्स की छूट दी गई है। तो उत्तर क्या बनेगा? केवल 1 और 2। पहली और दूसरी लाइन सही है जबकि तीसरी गलत है, क्योंकि यह कह रहा है कि कर योग्य नहीं होते। नहीं सर, कर लगता है, कर लगता है। अगला क्वेश्चन लेता हूं। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है?
मैं जब सारे क्वेश्चन का उत्तर दे लूंगा तो हम ट्रेंड के बारे में बताएंगे कि यूपीएससी किस तरीके से ट्रेंड फॉलो करती है। ठीक है, वैसे तो यूपीएससी ट्रेंड सेट नहीं होने देती, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। मैं समझाऊंगा, अभी पढ़ा लेने दीजिए, इसको पूरा कर लेने दीजिए। विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों को ई कॉमर्स कंपनी बोलते हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इस तरीके की जितने भी कंपनी हैं, ये उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान, ये बाजार स्थान हिंदी में थोड़ी कठिनाई आपको जरूर लग सकती है, लेकिन बाजार स्थान का मतलब होता है मार्केट प्लेस कहते हैं। और ई कॉमर्स में दो तरीके के फंक्शन होते हैं सर, एक क्या है, एक मार्केट प्लेस बोलते हैं और एक इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल बोलते हैं। ई कॉमर्स के अंदर दो तरीके की बातें होती है सर, एक को कहते हैं मार्केट प्लेस मॉडल, मार्केट प्लेस मॉडल, और दूसरे को कहते हैं इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल, इन दोनों में अंतर समझ लीजिए पहले। इसका मतलब है कि कोई ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजॉन एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है और उस प्लेटफॉर्म पर सेलर और बायर दोनों को रजिस्टर्ड करती है। ठीक है, सेलर भी रजिस्टर्ड होते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, और आप सभी जो परचेजर हैं उस पर जाकर के ऑर्डर करते हैं और इस तरह से खरीद बेच होता है। यहां पर यह कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी, केवल एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अवेल कराती है ताकि सेलर और बायर वहां पर आकर के अपने प्रोडक्ट का सेल परचेज कर सके। ठीक, इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है सर? इन्वेंट्री मॉडल का मतलब है कि मान लीजिए कि मैं किसी वस्तु को बनाता हूं और मैं खुद का ही एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और उस पर अपने प्रोडक्ट को मैं बेचता हूं, यानी मेरा खुद का प्रोडक्ट, यानी अमेजन का खुद का प्रोडक्ट अमेजन के प्लेटफॉर्म पर बेचा जाए तो इसको इन्वेंट्री मॉडल कहा जाएगा। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब हम यहां से लेके आते हैं मार्केट प्लेस, बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं के अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। मार्केट प्लेस का मतलब ही हुआ कि आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेचोगे। ठीक है, अपना प्रोडक्ट नहीं बेचोगे। अगर अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो वह इन्वेंट्री मॉडल हो जाता है। इसका मतलब सर यह लाइन तो गलत हो गया। वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर, वे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं या सीमित है। प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं या सीमित है? बिल्कुल सही बात है। किसी भी एक सेलर का 25% से ज्यादा प्रोडक्ट वो नहीं यहां पर रख सकते हैं। पता चला कि तब तो मोनोपोली हो जाएगी, एक ही जगह पर मिलेगा सब, इसलिए इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। यानी इसका उत्तर क्या बनेगा सर? इसमें उत्तर है एक नंबर, सॉरी ये 2 नंबर है, केवल लगाने में, टिक लगाने में गलती हो गई है, केवल 2 नंबर है। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं? केवल 2, केवल 2, केवल 2। निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक का निर्माण करते हैं? वास्तविक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? वास्तविक क्षेत्रक का मतलब होता है सर कि जहां कोई वस्तु का उत्पादन होता हो, वितरण होता हो, कोई सर्विस दी जाती हो,
तो इसको हम कहते हैं कि वास्तविक क्षेत्रक बोलते हैं। यहां पर किसानों का अपनी फसलों का काटना और कपड़ा मिलों का कच्चे कपास का कपड़े में बदलना, ये दो चीजें जो होंगी, एक और दो, यही जो है कि वास्तविक क्षेत्रक कहलाएगा, इकोनॉमी में रियल सेक्टर कहलाएगा। ये मत समझिएगा कि ये रियल इस्टेट वाली बात हो रही है। रियल इस्टेट का मतलब होता है हाउस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, वो दूसरी चीज हो गई। यहां पर रियल इकोनॉमी की बात हो रही है अर्थव्यवस्था में, वो है प्रोडक्शन से संबंधित, वितरण से संबंधित, सेवाओं के प्रदान से संबंधित। तो ये दो चीजें, किसानों का अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ठीक है, ये दो चीजें हैं। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है, दर्शाती है? अप्रत्यक्ष अंतरण, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब देखिए यूपीएससी की खासियत क्या है कि कोई टॉपिक वो सीधे न पूछ करके, कोई टॉपिक अगर डिस्कशन में है उसको वह प्रश्न का विषय जरूर बनाती है, बट उसके अंदरूनी भाग को लेकर के बनाती है। यानी सभी लोगों ने पढ़ रखा है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, सबने सुनी है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, भूतलक्षी कर व्यवस्था, ठीक है, पूर्वोपाई कर भी शब्द हिंदी में जाना गया। इसको सरकार ने वापस ले लिया। आपने सभी लोगों ने पढ़ रखा था कि हच और बोडा के लेन देन को लेकर के जो टैक्स की बातें थी उस पर लेकर के विवाद चल रहा था। और आपको मालूम है कि जो हच कंपनी था उसका जो भारत में दूरसंचार में एक अच्छा योगदान था, पता चला कि उसको बोडा ने कैमोन द्वीप के ऊपर वहां पर जाकर के इसको परचेज कर ली थी। उसके शेयर्स जो इंडिया के बिजनेस में था उसको परचेज कर लिया था। इस पर हमारी सरकार की अपेक्षा थी कि ये जो खरीदारी हुई है इस पर कैपिटल गेन टैक्स बनता है और वो बोडा कंपनी को चुकाना चाहिए था। लेकिन बोडा कंपनी का दलील ये था कि ये दोनों कंपनियां विदेशी हैं और विदेश के किसी देश में बैठ करके ये डील हुई है और भारत का जो इनकम टैक्स कानून है उसके मुताबिक इस पर टैक्स का प्रावधान नहीं बनता है। इसीलिए बोडा ने टैक्स नहीं दी और बॉम्बे हाई कोर्ट में जब मामला लाया गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है कि सरकार के फेवर में निर्णय दिया था। लेकिन बोडा ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की 2012 में, जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जजमेंट किया कि वर्तमान के इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक इस लेन देन पर कंपनी का कैपिटल गेन टैक्स देने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि भारत के बाहर दो विदेशी कंपनियों ने आपस में ये डील किया है। ऐसे में टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है वर्तमान के कानून के हिसाब से। सरकार को अपनी टैक्स हानि होते हुए देखा और अंततः सरकार ने क्या किया, उस इनकम टैक्स एक्ट कानून में ही संशोधन कर दी गई और इसको 1962 से, यानी हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लागू किया गया था, 1962 से इसको प्रभावी बना दिया गया कि सरकार उन कंपनियों से इस तरीके के टैक्स मांग सकती है यदि भारत में वह संपत्ति स्थित है और उस संपत्ति के बारे में भले ही विदेश में बैठ करके विदेशी कंपनियां आपस में डील करती हों तो भी भारत में टैक्स देना पड़ेगा और वह मांग सकती है। 1962 से इस कानून को प्रभावी किया गया बैक डेट से। लेकिन इसको लेकर के तमाम विवाद उत्पन्न होने पर और बोडा कंपनी ने या केयर एनर्जी ने, इन सब ने जो है कि विदेशों में आर्बिट्रेज में मुकदमा जीत लिया
और केरन कंपनी जो थी उसने भारत सरकार की संपत्ति जो विदेशों में जगह जगह थी उससे उसकी वसूली का प्रयास किया। इससे भारत सरकार की बहुत ही बदनामी हो रही थी दुनिया के अंदर और निवेश को लेकर के काफ़ी जो है चुनौती खड़ी हो रही थी। अंततः सरकार ने इसको वापस कर लिया। 28 मई 2012 से पहले की तिथि पर कोई भी इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन लेन देन हुआ होगा उस पर कोई टैक्स नहीं मांगा जाएगा। लेकिन हाँ, 28 मई 2012 जिस डेट को यह कानून बना है उस कानून बनने के बाद अगर कोई इस तरीके की डील होती है या हुई है तो उस पर टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि वो टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। उसी संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है उसका क्या सेंस है। उसका सेंस यहां दिखा रहा है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। यानी एक कंपनी अपना शेयर दूसरे को बेचती हो या दूसरी कंपनी शेयर खरीदती हो और वह शेयर भारत में स्थित संपत्ति से संबंधित हो, तो इसी को हम इनडायरेक्ट ट्रांसफर के रूप में देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन यही सही है, डी नंबर। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। चलिए, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है। अगर देखा जाए तो थोड़ा ये बजट से का चैप्टर जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा उन्हें थोड़ी मदद मिल सकती है उससे। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। कोई कंपनी अगर कोई टेक्नोलॉजी परचेज करती है, कोई हाई मशीन परचेज करती है, तो ये तो एक एसेट हुआ और एसेट पर खर्च करना पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय का मतलब है जो रेवेन्यू लाती हो। रेवेन्यू 2-3 तरीकों से प्राप्त हो सकते हैं। या तो हम लागत को कम कर दें तो ये भी एक कमाई है, उत्पादकता बढ़ जाए तो ये भी एक कमाई है। तो अगर आप अच्छी तकनीक लाते हैं तो इसका मतलब है कि यह पूंजीगत व्यय है। तो यह तो बिल्कुल सही है, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। लेकिन ऋण वित्तयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तयन को राजस्व व्यय माना जाता है। अब आप देखिएगा कि ऋण वित्तयन को पूंजीगत व्यय, यहां वित्तयन का मतलब कि प्राप्त करना, तो यह पूंजीगत व्यय नहीं पूंजीगत प्राप्ति होगी। अगर यह उतना नहीं भी क्लियर है तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। जबकि इक्विटी वित्तयन, इक्विटी मतलब किसी कंपनी का हिस्सेदारी अगर आप खरीदते हैं तो इसका मतलब कि असेट है ये, अब उस कंपनी के असेट का मालिक हो गए आप, तो ये तो पूंजी है ना। तो इक्विटी वित्तयन को राजस्व व्यय माना जाता है। ये राजस्व व्यय कैसे हो सकता है? राजस्व व्यय का मतलब है चालू व्यय होता है, उससे कोई असेट क्रिएट नहीं होती है। लेकिन जब आप इक्विटी खरीदेंगे यानी किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो नो डाउट आपको जो है उस पर आगे आपको डिविडेंड मुनाफा मिलेगा। कल को उस असेट को बेचेंगे, इक्विटी को बेचेंगे तो फिर से आपको पूंजी प्राप्त होगी। तो ये लाइन तो बिल्कुल गलत है। यह राजस्व व्यय कैसे हो सकता है सर? हमने कोई शेयर में निवेश किया तो शेयर में निवेश किया तो ये लाभांश भी देगी और ये भी है कि ये बेचने के बाद पूंजी मुझे वापस मिलेगा। तो उत्तर क्या बनेगा? पहला तो सही है लेकिन दूसरा नहीं सही है, तो केवल एक नंबर सही है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, जबकि दूसरा सही नहीं है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। घरेलू वित्तीय बचत, डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेविंग्स बोलते हैं। घरेलू वित्तीय बचत, इसका मतलब क्या है?
हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है, अगर किसी को ध्यान हो, कि हम निवेश करना चाहते हैं, कुल निवेश करना चाहते हैं, ये कहां से आएगा सर? तो घरेलू बचत से आएगा, घरेलू बचत से आएगा। और प्लस जो है कि अगर कम पड़ता है तो विदेशी पूंजी की सहायता लें। यहां जो घरेलू बचत है पारिवारिक बचत, पारिवारिक बचत कहते हैं इसको। दूसरा होता है निजी निगम क्षेत्र की बचत, निजी निगम क्षेत्र की बचत। और तीसरा होता है सरकारी बचत या सार्वजनिक बचत, सार्वजनिक बचत, सरकारी क्षेत्र की बचत। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि पारिवारिक बचत 20 है और सपोज करिए कि ये 15 है, 35 हो गया, पता चला ये -6 हो गया, तो हमारी कुल बचत कितनी हुई? 29 हुआ। यानी जो हम बचत करते हैं वह सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए चला जाता है। एक इस तरीके से समझ सकते हैं और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जो आप पैसा बचाते हैं परिवार के लोग, पता चला कि आप कहाँ डालते हैं? एनएससी पेपर में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, सेविंग्स में, तो वो भी तो सरकार के लिए काम आता है। सरकारी ऋण ग्रहण के लिए किया जाता है, यानी इस तरीके से सरकार को वह ऋण के रूप में प्राप्त होता है। आपकी बचत सरकार के एक हद तक ऋण ग्रहण को पूरा करती है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां, डेटेड सिक्योरिटीज बोलते हैं। आप जानते हैं कि सरकार ऋण जुटाने के लिए ट्रेजरी बिल का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह 1 वर्ष से कम होता है। लेकिन जब 1 वर्ष से अधिक समय के लिए, लंबी अवधि के लिए, 5 साल से लेकर 30 वर्षों तक के डेटेड सिक्योरिटीज जारी करती है, दिनांकित प्रतिभूति कहते हैं, जारी करती है, और इसके माध्यम से सरकार ऋण जुटाती है। तो यह है दिनांकित प्रतिभूतियां, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। इसी से सरकार बड़े पैमाने पर पैसा जुटाती है। अगर मैं एक दूसरे ढंग से इसको बताऊं कि आखिर यूपीएससी ने पूछा क्यों, वो बताता हूं। पूछा क्यों, इस पर ऐसे प्रश्न क्यों खड़े किए, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि हम आगे भविष्य में तैयारी किस तरीके से करें ताकि हमारे को प्रश्न मिल सके। आपने देखा कि इस समय आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों के लिए जो है कि एक सीधे जो है जनता खरीद सकती है, और उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट किया उसने। यानी उसके अंदर आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद करके रख सकते हैं। जिस तरह से आप बैंक अकाउंट खरीदते हैं और अपना पैसा जमा करते हैं, उसी तरीके से अब जनता चाहे तो गवर्नमेंट की प्रतिभूतियों में, बॉन्ड में निवेश कर सकती है। 1000 रुपये मिनिमम का है, लेकिन जो आप खरीदेंगे आखिर वह सिक्योरिटी रखी कहाँ जाएगी? तो उसके लिए एक रिटेल अकाउंट क्रिएट कर दिया है उसके लिए आरबीआई के द्वारा। तो उसी तर्ज पर यह पूछा गया है। इससे भी सरकार को आपके माध्यम से पैसे जुटाने का मौका मिलेगा। बॉन्ड के अंदर भी लोगों को रिटेल स्तर पर भी गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करने का मौका मिलेगा। तो घरेलू वित्तीय बचत, हम जो पैसा बचत करेंगे उसका एक भाग हम सरकार को ऋण प्राप्त करने के लिए भी दे सकते हैं। सरकार के ऋण प्राप्त करने के लिए जा सकता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न ऐसा है कि हर लोग पढ़ा रहे थे, कोई बहुत जटिल नहीं था, और हमने भी ढेर सारी बातें इस पर करी है। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति, सख्त मुद्रा नीति सर,
पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। आपने देखा कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका के अंदर, वही नहीं दुनिया के अन्य भी सेंट्रल बैंक इस समय ब्याज दर बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, और यहां तक कि हमारी आरबीआई पिछले 2 सालों से नहीं बढ़ा रही थी, वो भी पीछे बढ़ा चुकी है। उसने भी अपने ब्याज दर को बढ़ा दिया, बीच में बढ़ा दिया, ठीक है, रेपो रेट को 4% से बढ़ा के 4.4 कर दी। तो कहने का मतलब है कि बढ़ाने का काम शुरू हो गया है अब यहां पर भी। तो सख्त मुद्रा नीति, यानी अगर अमेरिका में ब्याज की दर बढ़ेगी तो जो हमारे निवेशक विदेशों से आए हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो सब यहां पर अपना बिकवाल करके वापस जा रहे हैं। तो हमारे देश से पूंजी पलायन हो रही है। जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था, आप देखिए कि $643 बिलियन ऑल टाइम रिकॉर्ड बना लिया था, आजकल घट करके $600 बिलियन के पास पहुंच गया है। कारण बड़े पैमाने पर एफपीआई इन दिनों हमारे मार्केट से शेयर बिकवाल करके वापस जा रहे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। और बढ़ा ही नहीं दिया है, उसने बढ़ाने का संकेत दे दिया कि 8 बार बढ़ाऊंगा, ठीक है, और एक एक करके बढ़ाती जा रही है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण ईसीबीज वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। बिल्कुल बात सही है। पहले तो ये जानिए कि ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है। हमारे देश की कंपनियां, वो चाहे सरकारी हों चाहे प्राइवेट, विदेशों के वाणिज्यिक बैंकों से विदेशी मुद्रा में उधार लेती है, ताकि वहां पर सस्ते ब्याज दर पर विदेशी मुद्रा में ऋण मिलेगा, और ये हमारे भविष्य में किसी भुगतान में काम आता है या आयात में काम आता है। लेकिन जब दुनिया के अंदर ब्याज की दर बढ़ेगी और यहां से हमारे भंडार से जब पैसा जा रहा है वापस, तो नो डाउट हमको और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। और जब हमको और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी और हम ज्यादा डिमांड करेंगे, तो नो डाउट इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा। यही बात है। फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा देगा, क्योंकि एक तो पैसा देश से बाहर जा रहा है, और दूसरी जो है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर केंद्रीय बैंक इस समय ब्याज दर बढ़ाने पर लगे हैं, तो नो डाउट बैंकों का ब्याज दर भी बढ़ना स्वाभाविक है। तो ईसीबी का इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्वाभाविक है। तीसरा नंबर, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। इसको समझिएगा थोड़ा अच्छे से। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है, ठीक है। बहुत ही टेक्निकल लाइन है। तो पहले तो आप जानिए घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या। $1 बराबर सपोज 40 था, अवमूल्यन का मतलब 50, 60 इस तरीके से ये अवमूल्यन हो रहा है सर, ठीक है। चल, अवमूल्यन हो रहा है। ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। मुद्रा जोखिम को घटाएगा नहीं सर, बढ़ाएगा। क्यों? आज हमने लिया $100, सपोज करिए, ले आके बदलाए तो 4000 हुआ, और जब कल को हम वापस करने जाएंगे और इस तरीके से हमारा मुद्रा का मूल्य गिरेगा, अवमूल्यित होगा, तो नो डाउट कल को हमको कितना रिटर्न करना पड़ेगा? $100 के बदले 6000 रुपये। ये जस्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो 76-77 वाली बात को नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ना समझिए कि मुझे नहीं मालूम है ना। बस एक सिंपल एग्जाम्पल लेके टॉपिक को समझाना चाह रहे हैं। जो हमें ईसीबी पर रिटर्न ब्याज देना है वो तो देना है। आप देख रहे हैं कि अगर हमारा ये विनिमय दर इस तरीके से गिरेगा तो कल को हमें डॉलर खरीद कर लौटाने के लिए 6000 रुपये चाहिए, जबकि जब हम लाए थे तो 4000 रुपये था। तो इससे हमारा मुद्रा जोखिम को घटेगा या बढ़ेगा? मुद्रा जोखिम बढ़ेगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है और बाकी ऊपर के दोनों ऑप्शन सही है। तो केवल 1 और 2। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। और पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण
वाली फर्मों यानी हमारे देश की जो कंपनियां ईसीबी लोन ले आ रही हैं उनके लिए ब्याज लागत को बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तीसरी बात है, मुद्रा जोखिम को घटाता नहीं, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अब ये कोई प्रश्न किसी के सही हो जाए, किसी के गलत हो जाए, कारण ये सूचनात्मक प्रश्न है। ठीक है, और उसमें भी गेम क्या हुआ है, गेम ये हुआ है कि यूपीएससी जानती है कि सब लोग क्या करते हैं कि रटे होते हैं, प्रथम उत्पादक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी 1 2 3 स्टेट के बारे में जानकारी सब लोग प्राप्त किए रहते हैं, ढंग से पढ़े हैं कि नहीं ये इससे जज हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि जो मेन चाय उत्पादक राज्य थे उनको हटा दिया है, उनको ऑप्शन में नहीं रखा है, और भी राज्य जो उत्पादन करते हैं, थोड़ा करे चाहे ज्यादा करते हैं, ऐसे राज्यों की लिस्ट बना के आपसे प्रश्न पूछ लिया। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं, तो नो डाउट ये चारों में चाय उत्पादन हो रहा है, तो इसका उत्तर सभी चारों राज्य हैं। जबकि मेन जो राज्य हैं, असम है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, इन सबको उसने इसमें नहीं शामिल कर रहा है। केरल को तो खैर शामिल किया है, बाकी अन्य राज्य को रख दिया है, ताकि रियल में आप पढ़ते हैं कि ऊपर से 2 3 ठो रट करके अपना काम चलाते हैं, इसको चेक करने के लिए किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, खूब पढ़ा है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करती, इसको रेगुलेट सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन सब का रेगुलेशन किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा, ना कि आरबीआई के द्वारा। तो ये पहला पॉइंट गलत हो गया आपका। इक्रा नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इक्रा जो है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और ये 1900 उसमें पहले खोला गया है। इसका एक तरह से विदेशी फर्म का ये यहाँ पर एक भारतीय एजेंसी है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है, तो ये भी सही है। तो इसके उत्तर बनेंगे 2 और 3। पहला तो गलत है, ये सरल प्रश्न था, पकड़ने लायक था, लेकिन उन दोनों के बारे में उतना कंफर्म नॉलेज नहीं होगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है एक बार। ठीक है, ये दोबारा से आया है और मेरा पढ़ाया हुआ है। ये आप जानते हैं कि इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी, और इंद्रधनुष में हमने आपको पढ़ाया 3 तरीके की इंद्रधनुष की बातें करी थी। एक मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण है, एक इंद्रधनुष क्रांति जो कृषि से संबंधित है, जो सभी क्रांतियों को सन 2000 में वाजपेयी जी ने विलय करके इंद्रधनुष क्रांति कृषि में लाई थी। और ये तीसरा ज्ञान गंगा आयोजन हुआ था पुणे में 2015 में, और वहीं पर यह इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सेक्टर के लिए लाई गई थी। इंद्रधनुष मतलब सप्तरंगी यानी 7, तो यहाँ पर 7 टॉपिक है, ABCDEFG, जिसमें कि A अपॉइंटमेंट होता है और B से बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात की गई। बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो गठन किया गया, तो इसका पर्पज ये था कि जितने जो सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान हैं, उनके ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रमुखों की नियुक्ति के संदर्भ में एक बोर्ड हो जो कि नाम का सिफारिश करे। शुरू में तो नियुक्ति की बात की गई थी, लेकिन आज के डेट में उसकी स्थिति इतनी ही है कि वह नाम की सिफारिश करती है और जो सरकार के अपॉइंटमेंट कमिटी होती है वो उसका नाम का फाइनल करते हैं, चूज करते हैं। 2 बातें। तीसरी बात, यह बैंक वाले को कैसे बैंक आगे बढ़े इसके लिए भी सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी सजेस्ट करते हैं
तो यहां पर आरबीआई का गवर्नर इसका चेयरमैन नहीं होता है, यह एक स्वायत्त निकाय होती है, एक स्वायत्त निकाय होती है। ठीक है, सबसे पहले इसके चेयरमैन बनाए गए थे विनोद राय, उसके बाद अभी इस समय चौथे चेयरमैन एसबीआई के एक सज्जन हैं, उनको अपॉइंट किया गया है इस पर। ठीक है, तो यहां आरबीआई के गवर्नर को चेयरमैन नहीं बनाया जाता है, तो ये गलत हो गया है और ये दोनों सही हैं, 2 और 3। तो इसका उत्तर बनेगा केवल 2 और 3। ठीक है, यह सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्यनीति और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, इस बात का सजेशन देता है। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है। परिवर्तनीय बॉन्ड, ठीक है, कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड से ऋण जुटाई जाती है, लेकिन जो बॉन्ड पेपर होता है वो 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक को हम कन्वर्टिबल और एक को नॉन कन्वर्टिबल बोलते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब होता है कि आज मैं आपसे उधार के रूप में ले रहा हूं पैसा, कल को हो सकता है कि इसको हम इक्विटी में परिवर्तित कर दें, यानी आपको कुछ अपनी कंपनी में हिस्सा दे दें। ठीक है, इक्विटी में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड कहते हैं। और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड, यानी ऐसे बॉन्ड जिसमें जो उधार लिए गए हैं उसको किसी कीमत पर इक्विटी यानी शेयर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड कहते हैं। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं, इसीलिए वह कम इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं कि हम आपको चेंज कर सकते हैं इसमें। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन की रेट है उसके साथ यह अटैच होता है, इन्फ्लेशन की रेट के साथ अटैच होता है। और जैसे देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वह इक्विटी में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि तब ज़्यादा ब्याज देनी पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये पहला, ये दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। थोड़ा ये कठिन बन जा रहा था इस तरीके के प्रश्न। बॉन्ड पे देखिए ढेर सारे प्रश्न बनाए गए हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये एक प्रश्न, सरल प्रश्न था जो आए दिन बातचीत में आप सब लोग सुनते रहते थे या पढ़ते रहते थे। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ठीक है, चीन इसमें लीडिंग रोल में है और आपको पता है कि भारत इसका संस्थापक देश है। इस समय इसमें 105 देश हो गए हैं। शुरू में 57 देशों के साथ इसको शुरुआत की गई। इसका पर्पज है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऋण दे करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। तो इसमें भारत शुरुआती मेंबर है। प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR, आप जानते हैं कि भारत इसका मेंबर बन चुका है और यही वजह है कि इस समय ब्रह्मोस की जो 300 किलोमीटर की सीमा लगने के कारण 290 किलोमीटर का था, आज बढ़ा दिया गया है। अब हमें 300 की पाबंदी में रहने की जरूरत नहीं है, तो भारत को MTCR का मेंबर बना दिया गया है। पहले भारत MTCR का मेंबर नहीं था और जो रशिया के साथ ब्रह्मोस दोनों देशों का ये संयुक्त एक प्रोग्राम था, लेकिन उसमें 290 किलोमीटर ही मारक क्षमता रखी गई थी, क्योंकि 300 किलोमीटर से अधिक किसी MTCR, नॉन MTCR कंट्री को यह सपोर्ट नहीं दिया जा सकता था। संघाई सहयोग संगठन SCO का भी भारत को सदस्य बना दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का भारत सदस्य है, वो कोई समस्या नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से, तो विश्व में सबसे तेजी से नहीं है, हाँ दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे तेजी से है। तो ये गलत हो गया। तेजी से तो बढ़ रही है, बट
पूरे विश्व में नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला है, ना कि विश्व में। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय नहीं जैसे चाइना में व्यवस्था है, क्योंकि वियतनाम भी एक साम्यवादी देश है, ठीक है, और वहां पर भी एक दलीय व्यवस्था है, एक तंत्री व्यवस्था है, एक तंत्री एक दलीय व्यवस्था है, ना कि बहुदलीय व्यवस्था है। तो ये दोनों बातें आपके गलत हो गए। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा हुआ है। नो डाउट वियतनाम इस समय ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है कि यह निर्यात पर फोकस कर रहा है। पीछे इसका लेबर चार्ज बहुत कम था और इसका जो एक्सचेंज रेट था वो भी मतलब ठीक था, लेकिन इन दिनों बढ़ रहा है, अब वो कंट्रोल कर रहा है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। यह बात सही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का उत्पादक रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर इसका प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है, तो ये सही है। तो आप उत्तर देखिए 3 और 5, 3 और 5। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अगर हम 4 नंबर पर जाते हैं तो 2 और 4 है सर, और 2 किसी कीमत पर नहीं है, एक तंत्री प्रणाली है। 1 और 2 होने का तो कोई चांस नहीं है सर। क्यों? विश्व में सबसे तेज नहीं है, ये किस पे है सर? केवल जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र या दक्षिण पश्चिमी एशिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला है। और यहां भी 1, 3, 4 है, तो जहां जहां 1 है वहां वहां ये सही नहीं बैठेगा, और 2 नंबर जहां है वो भी सही नहीं बैठेगा। तो 3 और 5 नंबर ही इसमें सही बैठ रहा है, क्योंकि 4 वाले में थोड़ा आपको डाउट हो सकता है कि 4 होना चाहिए। गलत सही ऑप्शन छूट जाएगा तो कोई नहीं, गलत ऑप्शन आंसर में नहीं शामिल होना चाहिए, ठीक है। सही ऑप्शन छूटेगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन गलत ऑप्शन शामिल नहीं होना चाहिए। 1 नंबर भी गलत है और 2 नंबर भी गलत है, तो 1 और 2 ये तो पूरी तरह से गलत हो गए। 1 नंबर यहां है तो ये भी गलत हो गया, और 2 नंबर यहां है तो ये भी गलत हो गया। तो ये 3 और 5 नंबर ही सही उत्तर बैठ रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ये एक सबसे सरल प्रश्न था इस पेपर का, सबसे सरल प्रश्न था। सबको पता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, ये सबको पता है। ये प्रश्न सरल था, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक इस दिशा में काम करती है। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यह करने के लिए उत्तरदायी। जो व्यय प्रबंधन आयोग है यह सरकार के व्यय को निगरानी करेगी, ठीक है। उपभोक्ता मामले का विभाग है तो ये अलग ही है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ये एक गाइडलाइन देती रहती है सारे रेगुलेटरी बॉडीज को। नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप इसको साइंस टेक भी समझ सकते हैं, इकोनॉमी भी समझ सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन और बजट के अंदर इस पर बातें की गई, टैक्स लगाया गया, इसलिए मुद्दा चर्चा का विषय था। और इसीलिए जो विषय चर्चा का रहता है उसको यूपीएससी जरूर पूछती है। अब ये जरूर है कि सीधे ना पूछ करके अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर नहीं पूछा, इस पर प्रश्न पूछा। तो देखिए क्या है, ये वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि कोई पिक्चर है, ठीक है, असेट है एक तरह से, उसको आप चाहें तो डिजिटल रूप दे सकते हैं और डिजिटल रूप दे करके उसका सेल परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, यह अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। यह ब्लॉकचेन मेथड का ही हिस्सा है, ठीक है। और तीसरी चीज जो पूछ रहा है वो पहले मैं बता दिया, इनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है। तो जिस चीज का इन्होंने डिजिटल रूप दिया है उसको बेचा खरीदा जा सकता है, ठीक है, उसको बेचा खरीदा जा सकता है, वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तीनों चीजें सही हैं इसके अंदर, 1, 2 और 3। भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण, ठीक है, कोई चीज है उसका ये जो है कि जैसे मान लीजिए कोई फिल्म आपने फोटो बनाई है, उसका चाहे तो वह जो है कि डिजिटल रूप बनाकर बना सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो आप जानते हैं कि जो श्रम ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो, उसी का ये सब कार्य है। लेबर ब्यूरो का काम है कि औद्योगिक विवाद बंद करना, रिट्रेंचमेंट, कामबंदी, इन सब के बारे में डेटा जुटाना, ये इसी का काम है, श्रम ब्यूरो का। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 21 प्रश्न पूछे गए हैं इस बार। 100 में से इकोनॉमिक्स के 21 प्रश्न आए हैं, ठीक है, 100 में से इस बार 21 प्रश्न आए हैं। 15 से 22-23 तक का इसका रेंज होता है और इस बार अपने इसी रेंज को, इसने टॉप रेंज को फॉलो किया है। 21 प्रश्न है। यूपीएससी ट्रेंड सेट नहीं होने देती है। देखिए इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी कम कर दिए हैं। तो लोग सेट करते हैं कि हम फला 3-4 सेगमेंट पर ही फोकस करके निकाल लेंगे, तो कई बार ये धोखा हो सकता है। आप देखिए कि इकोनॉमिक्स का तो खैर अपना ट्रेंड सही चल रहा है, लेकिन पॉलिटी का इस बार क्वेश्चन काफ़ी कम कर दिया, जबकि पिछले साल 15-17 क्वेश्चन थे, 15-16 क्वेश्चन थे, है ना, 17 क्वेश्चन थे जहाँ तक मैं समझता हूँ, 17 क्वेश्चन पिछले बार थे। और पॉलिटी से क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाता है, इससे मेरिट थोड़ी ऊंची हो जाती है। इस बार मेरिट उतनी ऊंची नहीं हो पाएगी, ठीक है। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, बिल्कुल बात सही है, सांविधिक निकाय है, क्योंकि संसद में कानून पारित करके इसको स्थापित किया गया है। जब कानून पारित करके कोई चीज स्थापित की जाती है तो उसको हम सांविधिक निकाय, स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से नहीं है चाय बोर्ड, यह जो है कि वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है, यह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। तो यह तो गलत हो गया है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, यह बेंगलुरु में स्थित नहीं है, यह कोलकाता में स्थित है, तो यह भी लाइन गलत हो गई। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं, नो डाउट इसके कई शहरों में, विदेशों के कई शहरों में इस तरह से कार्यालय हैं, जिसमें दुबई और मॉस्को भी शामिल है। यानी 4 नंबर और 1 नंबर सही है, उत्तर होगा डी, 1 और 4। 1 और 4। तो इस तरीके से आपने देखा कि 21 प्रश्न 100 में से पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न सरल हैं, कुछ अत्यंत समझदारी वाली हैं, कॉन्सेप्ट समझा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका यूपीएससी की 2022 के प्री का क्वेश्चन। काफ़ी कुछ घुमाया गया इस बार। जो चीज़ें चर्चा में होती हैं एक साल के अंदर, उन पर यूपीएससी प्रश्न पूछती है, वो चाहे कॉन्सेप्ट में जाके पूछे और चाहे जैसे भी पूछे। इस बात को इस बार भी प्रूफ हुआ है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं
कि मैं हमेशा से ये कहता था कि बैंकिंग का चैप्टर, इन्फ्लेशन का चैप्टर, आज मैं ये 15 सालों से जो है कि ये रटते हुए आ रहा हूं कि यूपीएससी को कहाँ टाइम दिया जाए, कौन से चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के पढ़े जाएं ज़्यादा। तो आप देखिए कि बैंकिंग है, इन्फ्लेशन है और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसी में बॉन्ड वगैरह की सारी पढ़ाई होती है, ईसीबी की बात होती है, ईसीबी की बात होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सारी चीज़ें इसी में आती है। टैक्सेशन का चैप्टर है, आपने जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाली बात देखी थी वो इसी में था। जिसने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पर पढ़ी थी उसी को इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र भी पढ़ने को मौका मिला था। टैक्सेशन का चैप्टर है। बजट से वैसे कोई चीज़ तो नहीं आई है, लेकिन खैर बजट की जानकारी होने से वो एक क्वेश्चन हल हो सकता था जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में था। बजट में जब आप बांट के पढ़ते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो टर्म आप सीखते हैं उसी से यूपीएससी के क्वेश्चन हल होते हैं। सीधे सीधे कोई ये नहीं कह सकता कि ये पढ़िए और ये उत्तर, ये क्वेश्चन बनेगा। ये पीसीएस स्तर पर सबसे बड़ी बात है। इस प्रश्न पत्र को देख करके स्पष्ट हो चुका है कि जिनको यूपीएससी देनी है वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड की पढ़ाई करें और जिनको पीसीएस देनी है वो पीसीएस के तरीके से पढ़ाई करें। अब एक बात आपको और बता दें कि 12 जून को यूपी पीसीएस होने वाला है, लेकिन आप देखेंगे यूपी पीसीएस के पेपर में इन क्षेत्रों से प्रश्न बहुत कम रहेंगे जहां पर यहां यूपीएससी ने पूछा है। और पीसीएस क्या पूछेगा? गरीबी के चैप्टर, बेरोजगारी के चैप्टर, कृषि का चैप्टर, उद्योग का चैप्टर, ठीक है, ट्रेड का चैप्टर, वहां से प्रश्न आएंगे। तो यूपीएससी अलग ट्रेंड लेके चलती है और यूपी पीसीएस अलग ट्रेंड लेके चलती है। तो आप इस मुकालते में ना होइएगा कि यूपी पीसीएस का है तो आप इसी को ढंग से अब तैयार करना शुरू कर दें। अगले एक सप्ताह जो 5 दिन का समय आपके पास है, आप यूपी पीसीएस के ट्रेंड के मुताबिक पढ़ाई करिएगा तो उसमें सफलता मिलेगी। इसका लाइन अलग है, उसकी लाइन अलग है और एक ही पढ़ाई से दोनों नहीं निकलने वाला है। दोनों के लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि किसको टारगेट करेंगे तो यूपीएससी निकलेगा और किसको टारगेट करेंगे तो यूपी पीसीएस निकलेगा। तो चलिए, हमारा आज का प्रोग्राम इतना ही तक सीमित है और फिर इसी तरीके से हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे, उपयोगी वीडियो के साथ मिलेंगे। इससे आपको एकदम पूरे साल भर के लिए दिशा मिल गया होगा। तैयारी का जिन लोगों के पेपर अच्छे नहीं हुए होंगे बाय द वे कि आगे हमको कैसे पढ़ना है, और जिनका पेपर अच्छा है वो सब कुछ भुलाकर मेंस में अपने को लगा दें। अपने टाइम को कल से ही, आज से ही वैल्यू करना शुरू कर दें, क्योंकि मेंस बहुत बृहद तैयारी का पोर्शन होता है। तो अपना समय यूज़ करिए उसमें, है ना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल राजू सिंह आईएएस है, यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये हमारा सृष्टि एजुकेशन जो ऑफलाइन प्रोग्राम है मुखर्जी नगर दिल्ली सेंटर पर, ठीक है, 535 फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, मुखर्जी नगर। तो मिलते हैं फिर हम लोग।